हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मेरा दूसरा वीडियो है। तो पहला वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो आप लोग जाके देखिए। तो चलिए मैं आप लोग का टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, वीडियो शुरू करता हूँ। तो ये मेरा ऐतिहासिक और सामान्य ज्ञान का प्रश्न होने वाला है। आज मैं 10 प्रश्न तैयार किया हूँ। तो चलिए मैं पहला प्रश्न आप लोग के सामने डालता हूँ। तो प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है ए हाथी, बी बाघ, सी शेर, डी हिरन। तो इसका आंसर है बी बाघ। तो इसका जो मैं विवरण बनाया हूँ उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विवरण है, बाघ पैंथेरा टाइग्रिस को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। यह अपनी शक्ति, सुंदरता और चपलता का प्रतीक है। बाघ मुख्य रूप से जंगलों, घास के मैदानों और दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे संरक्षण के उद्देश्य से प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई थी। यह भारत की समृद्ध जैव विविधता और वन्य जीव धरोहर का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप लोग को एग्जाम में भी काम देगा। तो चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने रखता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने अपना ज्ञान किस क्षेत्र में दिया था? क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने अपना ज्ञान किस क्षेत्र में दिया था? इसका ऑप्शन है ए खगोल विज्ञान, बी चिकित्सा विज्ञान, सी राजनीति, डी स्थाप्य। तो इसका आंसर है ए खगोल विज्ञान। तो इसका जो मैं विवरण बनाया हूँ उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विवरण है, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने आर्यभट्ट और सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथ लिखे जो खगोल विज्ञान और गणित के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने पृथ्वी के घूर्णन ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की, और पाई के मान की गणना जैसे विषयों पर उल्लेखनीय कार्य किया। उनकी खगोल शास्त्रीय गणनाएं और ग्रहों की गति से संबंधित सिद्धांत आधुनिक विज्ञान को प्रभावित करते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड हार्डिंग और डी लॉर्ड वेलेजली। तो इसका आंसर जो है वो है बी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका विवरण जो मैं बनाया हूँ उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विवरण है, 1857 के विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन था। लॉर्ड कैनिंग ने इस विद्रोह को दबाने और प्रशासनिक सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1858 में इसी विद्रोह के भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश काउंट को सौंप दिया गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायस राय बने। तो चलिए अब चौथे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो आप लोग क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अर्थशास्त्र किसने लिखा? इसका ऑप्शन है ए कौटिल्य, बी पतंजलि, सी बाणभट्ट, डी चाणक्य। तो इसका आंसर है ए कौटिल्य। तो इसका विवरण जो है उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विवरण है, कौटिल्य जिन्हें चाणक्य का विष्णुगुप्त के नाम से भी फिर से मैं पढ़ देता हूँ। विवरण, कौटिल्य जिन्हें चाणक्य का विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जो प्राचीन भारत में राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, प्रशासन और सैन्य राजनीतियों का व्यापक वर्णन करता है। अर्थशास्त्र में राज्य प्रबंधन, राजस्व संग्रह, न्याय व्यवस्था और युद्ध कला सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई है। यह ग्रंथ न केवल मौर्य समाज की सफलता का आधार बना, बल्कि आधुनिक समय में भी इसे प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला पांचवा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है बी राजस्थान। तो इसका विवरण है, विवरण का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित है और इसके पश्चिमी भाग में थार मरुस्थल फैला हुआ है। राजस्थान के उत्तर भारत में पंजाब, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा और दक्षिण में गुजरात और मध्य प्रदेश हैं। राजस्थान का मुख्य आकर्षण इसके ऐतिहासिक किले, महल और समृद्ध संस्कृति है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जैसे शहर इस राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं।
तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन छठा है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी कबड्डी। तो इसका आंसर है बी हॉकी। चलिए इसका विवरण आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विवरण है, हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। इस खेल ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाया, विशेष रूप से ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। इस दौरान भारतीय टीम दुनिया में अजेय मानी जाती थी। हॉकी के कुछ महान खिलाड़ी जैसे मेजर ध्यानचंद ने इस खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर भारत सरकार ने किसी खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है, फिर भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो चलिए अब हम लोग 7वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। 7वां हमारा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका ऑप्शन है ए 1942, बी 1930, सी 1947, डी 1925। तो इसका आंसर है ए 1942। इसका जो विवरण है, भारत छोड़ो आंदोलन या क्विक इंडिया मूवमेंट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसे 15 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराना था। गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया, जिसका मतलब था अब या तो हम स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या फिर इस संघर्ष में अपना प्राणों की आहुति देंगे। यह आंदोलन भारत के प्रत्येक कोनों में फैल गया और इसमें लाखों भारतीयों ने भाग लिया। इसके कारण ब्रिटिश सरकार को भारत में अपनी पकड़ कमज़ोर महसूस होने लगी। हालांकि इस आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने कड़ी नीतियों से दबाने का प्रयास किया, लेकिन इसके प्रभाव से भारत में स्वतंत्रता की लहर और मजबूत हुई, जो अंततः 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता में प्राप्ति में परिणित हुई। चलिए हम लोग अब 8वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। 8वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है ए अक्षरधाम मंदिर, बी तिरुपति बालाजी, सी कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर और डी रंगनाथन स्वामी मंदिर। तो इसका जो आंसर है वो डी रंगनाथन स्वामी मंदिर है। इसका विवरण जो है उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो कि तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली शहर में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप में श्री रंगनाथ स्वामी को समर्पित है और वैष्णव धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर का क्षेत्रफल करीब 156 एकड़ में है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा मंदिर बनाता है। यह मंदिर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का स्थापत्य दक्षिण भारतीय मंदिर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है और इसकी भव्यता का विशालता इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाती है। यहाँ पर मंदिर की 21 गगनचुंबी मीनारें और अन्य धार्मिक संरचनाएं हैं, जो इनकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्वता को बढ़ाती है। चलिए हम लोग अब 9वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। भारतीय संविधान को पूरी तरह लागू करने की तिथि क्या है? भारतीय संविधान को पूरी तरह लागू करने की तिथि क्या है? इसका ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949 या डी 2 अक्टूबर 1950। इसका आंसर है बी 26 जनवरी 1950। तो इसका विवरण का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये थोड़ा बड़ा है। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू किया गया। इस दिन भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ और भारतीय संविधान को आधिकारिक रूप से लागू किया गया। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, लेकिन इसे पूरी तरीके से लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950 की थी। यह दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 26 जनवरी को ही 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता संकल्प लिया था। इस दिन से भारत ने अपना संविधान के तहत एक लोकतांत्रिक गणराज्य रूप में कार्य करना शुरू किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार के रूप में सम्मानित किया गया। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। हमारा 10वां क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो इसका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी मुंडक उपनिषद, डी भगवत गीता। तो इसका आंसर है मुंडक उपनिषद। तो इसका जो है विवरण उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सत्यमेव जयते यह वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है,
जो वेदों के अंतिम भाग उपनिषद का हिस्सा है। यह उपनिषद भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसका उद्देश्य आत्म, ब्रह्म और वास्तविकता के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह वाक्य सत्य और न्याय की शक्ति को दर्शाता है और भारतीय संस्कृति में सत्य की महत्वता को स्थापित करता है। यह वाक्य भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष और सत्य के सिद्धांत पर आधारित था और इसे भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। इसे भारतीय राजसी मुहर में भी शामिल किया गया है और यह भारतीय गणराज्य का आदर्श वाक्य बन गया है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, कल भी इसी तरीके से हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे और हमारा सपोर्ट कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।